अगर मैं देखिए मैं कितने साल का बनाया हूँ, मैं 2024 तक बनाया हूँ, लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप एक बढ़िया सा कॉपी पेन उठाइए और 1988 से क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए एक रफ पेज में, सिंपल ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, लिख लीजिएगा कि इस साल में इतने क्वेश्चन आया था। ऐसे करते 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 आप 2024 तक के सारे एनालिसिस खुद से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ बात तो सही है यार, ऐसे बाहर के कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा। सपोज दैट अगर कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन पूछा भी जाता है इन फ्यूचर, तो भी आप कभी नॉट क्वालिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि अगर 700 के आसपास कोई भी बच्चा नंबर लाता है, अगर उसके 20 नंबर छूट भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर भी उसके अच्छे कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे आप, मैं ये पहला इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग सीखिए। जैसे अगर 19 की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन परसेंटेज एरर का आया था और एक यूनिट से आया था। मैं डिस्कस भी करूंगा, आज तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कल वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन ही नीट के पहले डिस्कस करूंगा कि पहले देखिए तसल्ली से। इसे अगर हम आगे आएंगे 20 में, तो ये स्क्रू गॉज, अच्छा स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स जो है आप सिलेबस में 20 यूनिट में कर दिया होगा। तो आप इसमें ना कंफ्यूज होइएगा कि सर उसमें कर दिया है तो मैं क्या करूं, उसमें ऐसा नहीं सोचना। मैं फिलहाल अपने लेक्चर में यही कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आया था एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आया था और एक डायमेंशन का आया था, 3 क्वेश्चन आया था। बहुत टफ नहीं आया था। अपने जिस एग्जाम का फोकस कर रहे हो उस पर फोकस करो ना भाई। अब कोई अदर, मान लो कोई जेईई एडवांस का क्वेश्चन लगा ले, प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम हिट करना है, मतलब अच्छे नंबर से। ऐसे थोड़ी ना कि आपको खाली अटेम्प्ट करके चले आना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें 21 में हमें आए तो इसमें क्या करेंगे, डायमेंशन के क्वेश्चन आया है, फिर स्क्रू गॉज का एक क्वेश्चन आया, फिर एक डायमेंशन का आ गया है। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में प्रॉपर लिखा हूं, इसको मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा 22 में, तो देखो इधर डायमेंशन का पूछा है, यूनिट प्लस डायमेंशन मिला के पूछा है, सिग्निफिकेंट फिगर का और डायमेंशन का। ठीक है, 23 में आएंगे तो एक एरर का सवाल है, उसके बाद परसेंटेज एरर का, एक सिंपल एरर का है। अगर मैं 24 में आऊंगा तो देखो एक वर्नियर कैलिपर्स का है, डायमेंशन पूछा था सॉलिड एंगल का इस तरीके से। ठीक है, मतलब डायमेंशन का क्वेश्चन था। तो अगर आप इस तरीके से पूरे सिर्फ अपने पेपर को एनालिसिस कर लेते हो, तो पहली बात तो जो आपका सिलेबस मेंशन है वो दिमाग में सर्कुलेट होने लगेगा कि भाई ये सिलेबस है हमारा और इस पैटर्न के हमारे सवाल आते हैं, आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का मैं बेसिक लेक्चर शुरू करूंगा, तो मैं थ्योरी भी थोड़ा स्टार्ट से बता दूंगा। जैसे अगर मैं इसमें बात करूंगा कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, थोड़े से लेक्चर लेंगे। आज का पहला लेक्चर थोड़ा सा स्लोली होगा, कल से थोड़े और स्पीड में भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे बेसिक क्वांटिटी आपको सबको पता है, मैं लिख के बता रहा हूं, हो सकता है आगे से लेक्चर लिखा हुआ कंसीडर करेंगे अगर आप कंफर्टेबल रहते हो तो। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है जी लेंथ, उसके बाद क्या आता है मास, उसके बाद क्या आता है टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट में सिंपल करंट लिख रहा हूं, करंट। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर होता है, इसका हमारा केजी होता है, इसका सेकेंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है। अब डायमेंशन भी साथ में लिख लेते हैं। अगर मैं, अच्छा डायमेंशन होता क्या है, अभी मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो डायमेंशन का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर उसको एक्सपोनेंट पावर में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो भी मैं करूंगा भी। जैसे अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, किसी छोटा सा लेते, एरिया ले लेते अभी फिलहाल। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ये जो बेसिक क्वांटिटी लिखे हैं इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर हमको क्या करना है, एरिया निकालना है तो लेंथ और विड्थ से निकालना पड़ेगा, लेकिन लेंथ निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब लेंथ किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड्स नहीं करता है। ये सब थ्योरेटिकल बेसिक सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं अभी आगे चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। 24 में भी एकदम बेसिक फंडामेंटल का सवाल आया, 23 में कभी कभी मतलब थ्योरी से भी रिलेटेड सवाल बेसिक पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, है ना।
तो ये समझ में आया। तो इसका अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो हमें इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा, ठीक है, तो लेंथ का क्या लिखते हैं l, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। मास को क्या लिखते हैं जी हम लोग m। टाइम को क्या लिखते हैं जी हम लोग t। टेम्परेचर को क्या लेते हैं थीटा। कहीं कहीं आप देखोगे k लिखा रहता है तो इंडिकेट भी किया रहता है, तो हम दोनों फिलहाल लिख दे रहे हैं। एम्पियर में क्या लेते हैं a, लेकिन इसमें भी जेई के कुछ क्वेश्चन में देखोगे तो आई लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सिंपल मोल लिखना है और बड़ा सा डब्बा बंद कर देना है। कैंडिला में सी डी लिखना है और बड़ा सा डब्बा बंद कर देना है। तो ये पता हो जाएगा तो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर उसका डेराइव्ड फॉर्मूला पता है, मतलब उसके बेसिक फॉर्मूले पता है तो। जैसे इसमें डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे है, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो एरिया को क्या लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ। इसका यूनिट होता है मीटर और इसका होता है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। यानी इन दोनों के इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या इंडिपेंडेंट यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मीटर स्क्वायर बना, और मीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया का है। यानी ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। सेम तरीके से इसका डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ एल रखेंगे, यहाँ एल रखेंगे तो ये एल स्क्वायर होगा, तो इसको बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कैसे निकलता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसको यूनिट निकालोगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर करेंगे तो ये आएगा हमारा मीटर की पावर 3 आएगा भाई। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसलिए इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, और इस क्वांटिटी को वॉल्यूम को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो L इंटू एल इंटू एल करेंगे तो ये L की पावर 3 हो जाएगा बेसिक फंडामेंटल। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे ही बात करता रहूंगा, एक दो लेक्चर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं जो भी शेड्यूल सेट किया हूँ, लेकिन बेसिक ये भी पता लगेगा, हाँ थोड़ी सी बात थ्योरी पे भी हल्का सा हो गया है तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बात। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चीज मैंने SC वर्मा का एक क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि जैसे कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी ना PYQ लगाने के बाद मैं थ्योरेटिकल सवाल लूंगा, बहुत लेंदी वाला नहीं। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ द एनी सिस्टम। कभी कभी ऐसे भी सवाल बन सकता है जो आपको रट के जाओ तब भी गलत हो सकता है। मतलब इसमें कह रहा है हमारा कौन सा इसमें से सेट, सेट का मतलब समझते हो ऐसे तीनों एक साथ मानिएगा। ऑप्शन में तो ऐसे ही दिया है, एज इट इज बुक से भी मैं टाइप करवा के पेस्ट किया हूं, एज इट इज क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों को क्या लगता है कि लेंथ मास तो यह फंडामेंटल है और ये डेराइव्ड है। इस तरीके से इस सवाल को नहीं बताना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं दोबारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब इसमें ए ऑप्शन में तीन वैल्यू, तीन फिजिकल क्वांटिटी दिया है, बी में भी तीन दिया है और सी में भी तीन दिया है और डी में भी तीन दिया है। इसमें कह रहा है कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी में इंटर नहीं करेगा, मतलब कौन सा डेराइव्ड क्वांटिटी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बच्चे सोचते हैं यहाँ तक मैंने सोचा ही नहीं, इसी तरीके का थोड़ी सी थॉट डेवलप करना है। जैसे देखिए लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ और मास और वेलोसिटी, ये बताओ लेंथ और मास से क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, न कि लेंथ अपॉन मास होता है। यानी ये किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, समझे? तो यानी ये जो सेट है, ये तीन लेंथ मास और वेलोसिटी का जो सेट है, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। समझे कि नहीं? मतलब इनडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी दूसरे पे डिपेंड्स नहीं कर रहा है। दूसरे वाले सेट में चलेंगे तो लेंथ, टाइम और वेलोसिटी है। ठीक है, तो बताओ लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या हो गया जी? डेराइव्ड। तो यही वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। देख रहे हो कैसे भी सवाल बन जा रहे हैं, मतलब अच्छा मैं इसीलिए ऊपर लिख दिया हूँ मैं किस बुक से लाया हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे इस तरीके का सवाल क्यों प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा सा ब्रेन की फंक्शनिंग, जब आप पेपर देने जाओगे बहुत आसान। अभी एक पर्सनल एरर का क्वेश्चन पूछ दिया था, वो प्योर एनसीईआरटी का था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। ऐसे भी सोचना है,
अब देखो मास, टाइम और वेलोसिटी, तो मास और टाइम से वेलोसिटी थोड़ी निकाल सकते हैं। लेंथ, टाइम और मास, तो लेंथ और टाइम और मास एक दूसरे से कहाँ डिपेंड कर रहा है, यानी इस सेट को हम फंडामेंटल मान सकते हैं, इस सेट को हम फंडामेंटल मान सकते हैं, और इस सेट को फंडामेंटल मान सकते हैं, और इसको डेराइव मान सकते हैं, क्योंकि लेंथ और टाइम से वेलोसिटी कैलकुलेट करा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, बेसिक अगर पूछेगा आपके टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, लेंथ जैसे लिया था, लेंथ ध्यान से समझिएगा, तो इसको मैं आगे मीटर लिखा। तो मान लो मीटर को ऐसे तो करते, मान लो किसी रोड का लेंथ मेजर कर रहे हैं, 2 मीटर आया, तो ये जो 2 होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। तो जो एन यू होता है ये होता है हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एफसी वर्मा में एक और क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा तो मैंने ले आया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट से ऐसे सवाल, और नीट में कैसे आए हैं उसका एनालिसिस भी लेके आया हूं मैं, पूरा डिस्कस करता हुआ चलूंगा। पहले पूरा एनालिसिस डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, कल वाले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो आगे चलते, इसमें नोट्स अगर मुझे लिखना है तो इधर लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं। इसको मैं आगे अभी इस्तेमाल करूंगा। कैसे जी? इस पे नीट में भी सवाल आया है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसे एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है, n1u1 इक्वल टू n2u2 बन जाता है। ठीक है, तो इसे डायमेंशन में भी यूज करेंगे, बेसिक फंडामेंटल यूनिट कन्वर्जन में भी यूज करेंगे, जहां पर बेसिक सवाल लगाना होगा वहां पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे चले, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे, तो प्लेन एंगल मतलब 2D में पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल जो है हम लोग 3D में पढ़ते हैं। 2D का मतलब ये होता है कि जैसे मैं सर्किल से भी समझ सकते हैं कि कोई सर्कुलर हमारे पास आर्क है, मान लो इसे ए बी और ये एंगल थीटा है, इसका रेडियस आर। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है जी, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क का मतलब होता है हमारा ए बी, और इसका मतलब होता है क्या जी, रेडियस मतलब आर। और इसका अगर मैं यूनिट की बात करें एंगल का तो रेडियन होता है। लेकिन अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, ऊपर भी एल नीचे भी एल कट जाएगा, तो नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है फिजिक्स को केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं बताया जाता है। लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर ऊपर जैसे लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हमारा नहीं आया, यूनिट आ गया। इसके अलावा और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा जिसको सेम सेम डिवाइड किया गया हो और उसका यूनिट भी आ जाए, सिर्फ अकेला एंगल है। पूरे आपके सिलेबस में जो है, नीट के सिलेबस में एक एंगल ऐसा है कि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेकिन इसका यूनिट जो है रेडियन आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और यहीं समझा देता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी मैं क्वेश्चन पेस्टेड है, आगे मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल यहीं साथ में डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन, स्ट्रेन पढ़ा होगा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसका नो यूनिट और नो डायमेंशन होता है, नो डायमेंशन। ठीक है, ऊपर चेंज इन लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ। तो ऐसे मान लो रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, मेरी बात समझे? तो डेंसिटी ऑफ हम निकालते हैं सब्सटेंस ऑफ और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस एन की वैल्यू क्या होता है, सी वाई भी। तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड। तो इसका भी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं आता है। आगे मैं टाइप है, अभी मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसे याद करना बहुत जरूरी है। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का लगभग 2 बार सवाल पूछ चुका है, इसे थोड़ा हटके भी सवाल पूछेगा अगर बेसिक फंडामेंटल पे जाएगा तो, है ना। अगर ये 3D का मतलब स्फीयर लेना पड़ेगा, यहां मैं सर्किल से समझ लिया, सर्किल से, लेकिन यहां पर स्फीयर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा जी, स्फीयर। समझ रहे हो कि नहीं? स्फीयर अगर हम लोग कट करेंगे तो कुछ इस तरीके का कट करेंगे, ऐसा। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल
सिंबल जनरली डी ओमेगा होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना मैं डी ए मान लेता हूं, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस फिलहाल कैपिटल आर मान लीजिए, तो ये जो डी ओमेगा होगा ये हो जाएगा डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इससे क्या लगा, यही दोनों चीज है, बस इसके अलावा नहीं है। अब देखो इसमें भी हमारा यूनिट क्या आएगा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका नो डायमेंशन आएगा, नो डायमेंशन, ठीक है। तो एंगल सॉलिड हो या प्लेन हो, सिर्फ मैं एंगल का बात कर रहा हूं। यहाँ पे ऊपर भी हमारा अगर देखोगे तो एरिया आ रहा है, नीचे भी आर स्क्वायर आ रहा है, तो मान लो ऊपर एरिया लिखोगे स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो आप सिंपली। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टेरेडियन, इसका नो डायमेंशन, इसका हमारा रेडियन, इसका भी नो डायमेंशन, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल पे सवाल आया है। और आता कैसे है, जैसे देखो ये नीट 2022 में पूछा है। कोई बच्चा अगर बहुत डीपली और बहुत डीप पढ़ना चाह रहा है, सर मैं सर बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करूंगा, मैं एडवांस के सारे सवाल लगाऊंगा, जेई के भी सारे लगाऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट प्रियरिटी नीट के क्वेश्चन और नीट के सिलेबस को देना है। जब आप पेपर देने जाओगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक फंडामेंटल का सवाल आता है, लेकिन आपसे छूट के आता है, नहीं तो 720 आप ही का नहीं होता है। मतलब बेसिक चीज पे ध्यान देना है। जैसे इसमें क्या पूछा है जी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अच्छा यहाँ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ना, हो सकता है आगे से लेक्चर में हो सकता है मेंशन ना हो, लेकिन ध्यान रखना सब नीट के ही क्वेश्चन होंगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में पूछा है कि क्या होता है, यूनिट बट नो डायमेंशन, तो यही हो जाएगा, सही बात है। यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आया, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 24 में आया है, क्या आया है जी, यही तो मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं। इसमें क्रैश कोर्स में एक तो टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी ये जो मैं ड्यूरेशन आपको बताया हूं, इसमें कोशिश करूंगा काफी डीपली एनालिसिस करूं। और मेरा अगर आप हेल्प अच्छी तरीके से समझना चाहते हो कि नहीं सर अगर मैं सही से करूंगा आपसे भी, फिर भी मैं काफी बेस्ट करा दूंगा आपको, लेकिन आराम से ठंडे दिमाग से, ज्यादा नहीं कुछ करना। लेकिन जो आपको आता है इतनी मल्टीपल प्रैक्टिस करो, इतनी मल्टीपल प्रैक्टिस करो कि उसको सेकेंडों में देख के टिक कर दो, तो जो रिमेनिंग टाइम एग्जाम में आपके बचेगा उसमें काफी बेहतरीन आप कर सकते हो, है ना। अब देखो इसमें क्या है, अब जैसे आसान आसान भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इसमें सिंपल यही तो पूछा है, द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन दोज एट सॉलिड एंगल। तो भैया सॉलिड जो एंगल है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, समझे कि नहीं, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो इसमें ऐसा कुछ ढूंढना है जिसमें जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो चलते हैं, स्ट्रेस हमारा होता है, स्ट्रेस का होता है, अभी मैं सिखाऊंगा, स्ट्रेन और आर्क, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस, तो स्ट्रेन और एंगल, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेन अभी इसीलिए पीछे थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया था, स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्ट्रेन जो होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। और एंगल के बारे में भी बताया था कि इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। अगर मैं पूरा भी एनालिसिस करके दिखा दूंगा, ये एक बार लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए एक दो लेक्चर पहले देखिए, और उसके बाद आप लोग एनालिसिस करके बताइएगा कि क्या आपके लिए इस तरीके का लेक्चर इफेक्टिव है या सिर्फ ओनली क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कराएं वो ज्यादा इफेक्टिव है। मैं इसे कंपैरिजन बस ये करना चाह रहे हैं कि ये पूछा था 22 में और ये पूछा है हमारा जो अभी पूछा है ये है 24 का। अगर आपके पास पेपर हो उसमें देख लीजिए, मतलब आपको इसी तरह घुमा फिरा के सवाल पूछता रहेगा और आप सोचोगे कि आप पढ़ने में वीक हो इसी वजह से आपका नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है, और जो आपको हर बार नंबर कम दिलाता है एग्जाम में, ये भ्रम पहले निकाल दीजिए, नंबर अपने आप ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, चला जाए। अब देखिए अगर मैं बात करूं जनरली, एनालिसिस पूरा है नीट के, अगर मैं अब तक बात करूं तो इतने यूनिट के आए हैं, तो क्या यही देख के जाना है, नहीं, लेकिन हमारे में अब तक क्या पूछा है ये तो पता होना चाहिए जी ना। नीट के अगर पूरे पेपर की बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ चुका है, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स मतलब इस के का यूनिट, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है और ये के है, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछ चुका है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट पूछ चुका है, तो शायद इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये आप करके आइएगा। इसमें अगर आपको लग रहा होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं भैया, के की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई वी, फोर्स का क्या होता है हमारा
फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना एफ की वैल्यू क्या होता है हमारा एम ए, तो मास का क्या रखते हैं केजी, इसका रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का तो मैं रखता हूं केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, ठीक है, बोलो जी, एक मीटर से एक मीटर कट गया, तो ये केजी अपॉन सेकेंड आ गया। ऐसा दिया था ऑप्शन, मुझे तो फिलहाल पहले से पता है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब ये करना था। मतलब आराम से पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में, लेकिन मल्टीपल बार पढ़िए। जैसे अभी हमको 2+2 करना होता तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अपना सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक बार ऐसा कर लीजिए, फिर स्कोर करिएगा अपना, देखिए, समझे। तो ये मैंने बता दिया, ये सब चीजें अभी आगे डिस्कस करूंगा, मतलब इतनी चीजें आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो, ये मैं एक जगह पेस्ट करना चाह रहा था, मैंने एक सोचा एक दो बताता भी चलूंगा। डायमेंशन जितने भी मैं पेस्टेड किया हूं, ये अब तक नीट में आया हुआ सवाल है, समझे। तो स्ट्रेस हर कोई निकाल लेगा, स्ट्रेस को कैसे निकालोगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा, तो ये होता है एफ डिवाइडेड बाई ए, और फोर्स का क्या होता है जी, एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए का कह रहा हूं एल स्क्वायर, एक एल कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ध्यान से समझिएगा, मतलब इस तरीके से आपके सारे। अब इम्पल्स है, तो इम्पल्स आपको ये पता होना चाहिए कि एफ इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो फोर्स का होता है एम एल टी की पावर -2 और ये टी, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल टी की पावर -1। मतलब हमारे कहने का मतलब बेसिक कीवर्ड जो है आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है जी हमारा टी, सरफेस टेंशन को टी या कहीं कहीं एस डिनोट करता है, ये होता है टी, ये होता है एफ डिवाइडेड बाई एल, ये होता है हमारा एम एल टी की पावर -2, और ये एल एल से कट गया, तो ये हो गया हमारा एम टी की पावर -2। हुआ कि नहीं, बोलो जी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो, अब यही करना है। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल की वैल्यू होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। वर्क क्या होता है जी हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी आपको बेसिक चीज पता है, तो पहले निकालना भी थोड़ा सीखिएगा। क्रैश कोर्स का मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं कराऊंगा, डीपली कराने वाला हूं, ठीक है। अब आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू क्या होता है एम आर स्क्वायर, इसका मास का एम होगा, इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है जी, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, टाइम का होगा, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स। मैं सिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब इस आई का रखोगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, सिंपल। अब यहाँ पे वर्क का आपको निकालना है, फोर्स होता है एम एल टी की पावर -2, ये होता है हमारा एल, ये हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। इस तरीके से आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। किसका किसका भैया, मैं स्टार्टिंग में सारा नहीं बताऊंगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एनर्जी, ठीक है। मैं भी एक और लेक्चर लूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सर मुझे नहीं बन पा रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। क्रैश कोर्स का मतलब आपको मैं बताया कैसे करना है, इसको भी करके आइएगा। मैं जितना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो हर हाल में करना है, ठीक है। ये करना है आपको, ये करना है। स्पेस में जान बूझ के छोड़ रखा हूँ, हो सकता है अगले लेक्चर से पहले अगर आपको मुझे इन्फॉर्म करते हो कि सर सारे डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करवा दीजिए, तो मैं करा दूंगा, क्योंकि मैं A to Z बताऊंगा। कि क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं, ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप अपने में ढंग से रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो सवाल की, तो मेरे सब्जेक्ट में फुल स्कोर दिला सकता हूँ। क्योंकि एक और भी सीरीज मेरे ऑलरेडी नीट का PYQ पढ़ा है, वहां से भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मुझसे बैच ज्वाइन करते हो तो जो समस्याएं होंगी वो पूछ भी तो सकते हो, तो कोई एक क्लास ऐसा प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम आपके डाउट ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सब निकालना है आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता हो मुझे बता दीजिएगा, ये सब आपको करके आना है, ठीक है। कहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए 30 ये सब आता है, ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतना करने के बाद इसमें इस तरीके का बना लीजिएगा। अब इसको जो है बनाना बहुत जरूरी। इससे क्या है, जब प्रैक्टिस थोड़ा बहुत डायमेंशन का आप कर लेंगे तो लगेगा कि यार कुछ याद करने का भी तरीका हो जो बहुत जल्दी हो जाए, तो उसका ये टेबल आपका हेल्प करेगा। जैसे क्या हेल्प करेगा, जैसे एंगल हो गया,
स्ट्रेन हो गया, साइन थीटा हो गया, पाई हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है भैया, समझे कि नहीं। तो एक चार्ट पेपर पे इकट्ठा कलेक्ट करो जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अगर उसके बात करोगे तो वर्क, एनर्जी, टॉर्क या आर एच सी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। टाइम का एल बाई आर का, सी आर का, रूट में एल सी का, इसका टाइम होता है टी होता है ये। फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आर बाई एल 1/CR 1/√LC, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका होता है टी इनवर्स। तो ये टर्म्स पता होगा ना, एक्चुअल में मेन खेल नीट में है, टाइम का भी है। मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखा दिया, वहां बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर नहीं काम होगा। ये चीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, है ना। उसके बाद करेंगे प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, अपसाइलिन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसका होता है हमारा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। इस तरीके की सीट प्रिपेयर करना है। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। लीनियर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स, अभी इंपल्स पीछे निकाले थे, एम एल टी की पावर -1। वेवलेंथ हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन लाइट ईयर, इसका होता है एल। ठीक है, वेलोसिटी 1/रूट अपसाइलिन नॉट म्यू नॉट रूट जीएम अपॉन आर ई बाई बी, एल टी की पावर -1 वेलोसिटी होता है। तो मैं इसे साफ सुथरा कर दे रहा हूं, इसे सिस्टमेटिकली एक बार करना है आपको। अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये सीट तैयार करना। तो समझ गए मैं कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गए, अभी 36 मिनट पे है, ठीक है। इधर का तो ये दोबारा हमें लग रहा पेस्ट हो गया, मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। अब आते हैं इस पे, तो समझ में आया, यानी एक क्वेश्चन अभी जो टॉपिक डिस्कस किया हूं उसे आने की प्रोबेबिलिटी है। अब एक सवाल इसे हो, इस चैप्टर से कभी कभी 3 सवाल आते हैं, वो 3 कहां से आते हैं ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां से एप्लीकेशन, पहला तो यूनिट कन्वर्जन का होता है। यूनिट कन्वर्जन समझ रहे हो, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, मुझे नहीं कहा था N1U1 इक्वल टू N2U2 लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का मतलब कि भैया कोई डायमेंशनली चेक करने के लिए बोलेगा कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। S मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला L होगा। UT, U वेलोसिटी होता है, LT की पावर -1, T टाइम होता है, ठीक है, हाफ। ये एक्सेलरेशन का क्या होता है हमारा जी, एक्सेलरेशन होता है हमारा LT की पावर -2, और ये हो जाएगा T स्क्वायर। इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन L आ गया, यहाँ पे भी डायमेंशन L आ गया। यानी इसके अगर कोई एक्सप्रेशन या फॉर्मूले या कोई इक्वेशन चेक करना है तो उसमें हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपस में इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट तो है, लेकिन हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो। जैसे अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर, तब भी इसका डायमेंशन कितना आएगा L, इसका डायमेंशन L आएगा, इसका डायमेंशन L आएगा, लेकिन यहाँ का 1/2 मिसिंग हो गया। तो 1/2 ये नहीं आएगा, वो बेसिक फंडामेंटल जो इसके प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट होते हैं वहां जाएंगे, वहां से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तब 1/2 आएगा, मतलब इससे नहीं आएगा, ध्यान रखे रहिएगा। तो इसको लिमिटेशन के भी तौर पे समझ सकते हैं कि इससे आप क्या करेंगे, चेक करते समय ये जो है फॉर्मूले को सही भी बता सकता है और गलत भी बता सकता है। लेकिन अगर फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली गलत है तो 100% गलत होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसे कहीं नोट डाउन कर सकते हो, ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है। थोड़ी थोड़ी बातें मैं बोल के भी छोड़ दूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं टाइम ड्यूरेशन को भी फोकस करूंगा, बहुत ज्यादा लेक्चर आपको नहीं कंसीडर करूंगा इसमें, इस मतलब, ठीक है। अगर मैं इसमें आएंगे डिराइव द इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पर डिराइव फॉर्मूला, जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ L है, इसका मास m है, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी T है, इसका टाइम पीरियड जो होता है हमारा किस पे डिपेंड करेगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। अब इसमें देखिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर, मान लीजिए कुछ XYZ, मान लीजिए x, L की पावर y और g की पावर z। तो एक स्कूल वाला मेथड होता है, इसको दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या करते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। T इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लीजिए m की पावर x,
L की पावर y और G की पावर z। दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला की वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद दोनों साइड से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अगर इधर m की पावर 0 है तो उधर भी m की पावर 0 होना चाहिए, उधर अगर l की पावर 2 है तो इधर भी l की पावर 2 होना चाहिए। कंपैरिजन करके x और y और z की वैल्यू कैलकुलेट करती है, यहाँ पर रख दें, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम नहीं आता है तो फॉर्मूला ही गलत हो गया। मेरी बात समझे। लेकिन इस मेथड से हम सवाल को प्रैक्टिस करने का एडवाइस नहीं करेंगे, इसे सिस्टमेटिकली दूसरे तरीके से बताएंगे हम, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यूनिट कन्वर्जन का सवाल कैसा बन सकता है, इसमें कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम यूनिट 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन द सिस्टम यूनिट द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द मास 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। समझे कि नहीं। तो आप यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हो वही वाला कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बोला, N1U1 इक्वल टू N2U2। समझे। ये कितना दिया है जी, 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और N2 बताना है, लेकिन इसका मास कितना दिया जी, 100 ग्राम, तो रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 100 ग्राम। इसका लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, लेंथ की पावर 3 है, मतलब 10 सेंटीमीटर की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। N2 निकालना है, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा, यहां से 2 जीरो कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसका आंसर कौन सा आएगा जी, सी ऑप्शन आएगा। इसमें कह रहा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ द मास 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे किसी बच्चे को दिया जाता है कि भैया ये क्या है, 1 न्यूटन को आप जो है सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर वो नहीं कहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा वैल्यू दिया है डेंसिटी का सीजीएस में, कह रहा है एक ऐसे यूनिट में बता दीजिए जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, लेंथ का यूनिट, और मास का यूनिट जो दिया हो 100 ग्राम है। तो मैंने कुछ करा नहीं हूं, ये मास के जगह यूनिट कितना कर दिया हूं, 100 ग्राम। लेंथ मतलब ये सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इसके जगह 10 सेंटीमीटर की पावर 3 कर दिया हूं, N2 करके। अब इसे मैंने सिंपली कैलकुलेट किया हूं, तो यहाँ से N2 की वैल्यू 40 आ गया है। ये किस यूनिट में आया है, इसमें जब लेंथ हम 10 सेंटीमीटर मानेंगे और मास 100 ग्राम मानेंगे तो 40 आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कभी इधर उधर करके सवाल को पूछता है और उस समय बच्चे को लगता है कि नहीं, जो बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करने आना चाहिए। जैसे अब N1U1 इक्वल टू N2U2 अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यानी आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि नहीं, समझे बात को कि नहीं, बोलो जी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखो ये चेक द करेक्ट, एक एक क्वेश्चन में पहले आपको समझा दे रहा हूं कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, एक तो यूनिट कन्वर्जन पे बताया, मैं पीवाईक्यू का ही पहले कोशिश करूंगा लूं, ताकि आप फील करो कि सवाल तो सर आसानी से एग्जाम में करा जा सकता है ना। इसमें करना क्या है जी, ये कह रहा द फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल टू दिस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t, द फैक्टर्स व्हिच डायमेंशन इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, ठीक है। ये कह रहा है द फैक्टर विच डायमेंशन लेस इफ अल्फा बीटा इज कांस्टेंट, इसमें कौन सा जो है डायमेंशन लेस होगा, ठीक है भाई। तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से ही चेक करना इस चैप्टर का सिखाता हूं। जैसे पहले ऑप्शन में दिया है हमारे पास, एक यहाँ काम कर सकते हैं, एफ की वैल्यू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, यहाँ सिंपली लिख लीजिए। यहाँ अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे तो एफ अपॉन टी स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, और बीटा का निकालेंगे तो एफ अपॉन टी से करेंगे। क्यों भैया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा, तो मैं एफ के इक्वल कर रहा हूं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो अल्फा की वैल्यू कितना है जी, एफ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू टी, और ये कितना है जी हमारा, एफ डिवाइडेड बाई टी, सिंपल। तो अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा तो देखो एक टी से एक टी कट गया, एफ बाई टी ऊपर भी और एफ बाई टी नीचे भी, तो ये सॉल्व करने के बाद सब कट पिट जा रहा है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।
मतलब आराम से करिए, पेशेंस रखिए। अच्छा दूसरा भैया सर कैसे कहना चाह रहे हैं आप, क्या दूसरा ये दिया है अल्फा बी टी, अल्फा की वैल्यू क्या रखना है एफ अपॉन टी स्क्वायर, ये एफ अपॉन टी इंटू टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन लेस नहीं आएगा ना जी, मतलब हमको डायमेंशन लेस बताना है, जिसका कोई डायमेंशन ना आए, वो कौन सा ऑप्शन है, बेसिक चीजें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो टी अपॉन अल्फा बीटा। खुद सोचो अल्फा बीटा जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो एफ 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 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ को काटने वाला तो कोई है नहीं, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं होगा। और अगर मैं फोर की बात करूं, बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा, यहां रख के चेक कर लो, एफ डिवाइडेड बाई टी इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ अपॉन टी स्क्वायर, ये टी से टी कट गया, ऊपर से एफ तो कट जाएगा लेकिन टी काटने वाला कोई नहीं है, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं है। ठीक है, तो जब एग्जाम में पहुंचो, जब भी जितना भी आपकी तैयारी हो, अब कोई कैसे सोचेगा सर हमारी बढ़िया तैयारी नहीं हो पा रही, ना हुआ हो कोई बात नहीं भाई, जितनी तैयारी किए हो उसके दम पे भी बेहतरीन रैंक मारा जा सकता है, लेकिन जिगरा तो होना चाहिए। आराम से पहले सवाल को समझो, 10 मिनट एग्जाम में 15-20 मिनट नुकसान हो जाए चलेगा, एक बार पेपर को देख लो ठंडे दिमाग से। जैसे किसी बच्चे ने सवाल को देखा, स्टार्टिंग के थोड़े बहुत सवाल देखा, लगा रे बड़े अजीब है यार, ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे जनरली बच्चा मॉक टेस्ट पेपर देता है, फिर नंबर कम आता है, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ तो नंबर कहता है तो बहुत ईजी था सर। मतलब कहने का मतलब, कुछ बच्चों ये भी कहते हैं सर मैं आधे तक पढ़ा था, देख के लगा तो मैं छोड़ दिया। मतलब सवाल को पूरा पढ़िए तो ठंडे दिमाग से, ऊपर से देख के कैसे जान जाओगे कि कौन सा सवाल कठिन है। अब इसी में जैसे कोई बच्चा देखा होगा तो समझ में नहीं होगा पूछना क्या है जी, मतलब आराम से करो। द फोर्स डिफाइंड बाय एफ एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, द फैक्टर विच द डायमेंशन लेस इफ द अल्फा बीटा आर कांस्टेंट इज सिंपल। समझे कि नहीं, तो एक आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन में बोला है हमारा सेम है, द वेलोसिटी ऑफ वी क्या है, अ पार्टिकल एट अ टाइम टी इज गिवन बाई v इक्वल टू दिया है हमारा v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता आप टाइप में मेरे ना समझ पाओ, ए टी। ठीक है, इसमें ए बी सी का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं सी का जो डायमेंशन होगा टी के इक्वल होगा, ऑप्शन देखते हुए एग्जाम में करिएगा। ठीक है, तो ए बी सी का पूछा है तो टी सिर्फ इसी में मिल रहा है, इसको टिक करो आगे बढ़ो, ऐसे भी काम हो सकता है। बाकी निकालोगे तो टाइम भी नुकसान हो सकता है। इतना ही स्ट्रांगली पढ़ के जाओ कि अगर आपको आंसर दिख गया तो टाइम नुकसान ना हो, और आंसर जो दिखे गलत ना दिखे, ढंग से देखना है। टी का सी में मतलब टी सी ऐड करना ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। अब से कहें केजी को 2 सेकंड में ऐड कर दो तो थोड़ी 2 केजी को 2 सेकंड में ऐड कर लोगे, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जब उसके यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं। इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, एप्लीकेशन डायमेंशन का यूज करिए, सॉल्व करिए, बेसिकली कर सकते हैं आप, है ना। तो ये हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे आप ट्राई करिएगा, जितने मैं प्रोवाइड करूंगा इसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे अभी बताया था e की पावर x, अभी मैं टेबल में पेस्ट किया था, p इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस वेयर a इज द कांस्टेंट एंड t इज द टाइम, द कांस्टेंट एज। ठीक है, तो अभी बताया ना कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता तो डायरेक्ट माइनस से कोई मतलब थोड़ी ना, तो मैग्नीट्यूड है, टी स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 होगा, तो t की पावर -2 डायमेंशन होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। समझे कि नहीं, तो इस तरीके से। कहाँ आप सोच रहे हो कहाँ सर टेबल की बात कर रहे हो, टेबल मैंने इधर बनाया हूँ जस्ट, मैंने क्या बोला हूं, एंगल स्ट्रेन साइन थीटा पाई ई की पावर एक्स। जब और पढ़िएगा, और का भी, अभी जैसे मान लो मैंने क्या बताया, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी नहीं लिखा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखा हूं, और हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लिखा हूं, और भी आप लिख सकते हैं किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। समझे कि नहीं, आराम से एक बढ़िया सा नोट बनाइए, लेकिन जितना मैं कह रहा हूं उतना पहले प्रॉपर करके मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में टोटल। ठीक है, समझे बात को, जहां भी नहीं आया रहेगा तुरंत बताएंगे। अब डेराइव्ड वाले पे, ठीक है, बोलो जी। डेराइव्ड वाले की अगर हम बात करेंगे तो डेराइव्ड में क्या है,
हमने कहा ना इसको हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फिलहाल 14 का है, ये कह रहा है इफ एफ फोर्स वी वेलोसिटी टी टाइम टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, इसको अगर स्कूल में करना होता तो कैसे करते हैं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर एक्स, वी की पावर वाई और टी की पावर जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते इसमें रख देते। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दिया है सॉल्व करने के बाद आंसर ही तो दिया है, यानी सॉल्व करने के बाद ये आंसर दिया है, यानी वो m के इक्वल आया होगा मास के। तो चेक कर लेते भाई इसी से डायरेक्ट। हमेशा आप ऑप्शन से ही चेक कर लीजिएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, वेलोसिटी होता है एल टी की पावर -1 और ये है हमारा टी की पावर -1। ठीक है, बोलो जी। अब बताओ टी की पावर -2 -1 तो कटेगा तो है नहीं, तो मास आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरे में एम एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -1 और टी की पावर -2, इसमें भी टी नहीं कट रहा है। नेक्स्ट वाले में चलिए, एम एल टी की पावर -2 और वेलोसिटी मतलब नीचे लिख लो एल टी की पावर -1 और ऊपर टी की पावर -1। चलो मैं मानता हूं टी की पावर -1 ये कट जाएगा, इसको कौन काटेगा। यानी फोर्थ ऑप्शन, अगर इतना स्ट्रांगली घर पे पढ़ाई कर रहे हो कि अब 3 तक मैच नहीं करा तो फोर्थ मत चेक करिएगा एग्जाम में। अगर स्ट्रांगली चेक करते हो तो मैं तो चेक करके दिखा दे रहा हूं। फोर्स का लिखिए एम एल टी की पावर -2 वेलोसिटी 1/एल टी की पावर -1, ये टी हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा, टी की पावर -2 से कट जाएगा, ये एल से एल कट गया, यानी ये सब फिलहाल कट गया, सिर्फ एम आ गया। यानी आंसर हमारा कौन सा होगा जी, डी ऑप्शन। समझे, चेक करने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये इजी तरीका है, इसे आप कम से कम समय में सिस्टमेटिकली कर सकते हो, है ना जी। तो यूनिट, अब देखो अब डायमेंशन के सवाल कैसे आते हैं, ऐसे तो आते हैं। आपको क्या करना है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सिर्फ आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, मैच कराना है। ये कब का है, मणिपुर का पूछा है, इसमें भी देखो ये कह रहा है एम इनवर्स, इसमें कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला में आएगा वो टिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये 21 का है, देखो जैसे ऊपर बताया हूं सेम ऑप्शन से चेक करना है। ये क्या आना चाहिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता, अगर स्कूल में करते तो कैसे करते, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई और टी की पावर जेड। तो सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते तो आंसर मैच कराते, यानी आना तो एनर्जी ही चाहिए ना जी, यानी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। सॉल्व करने के बाद जिसका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होगा वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, मेरे साथ अगर कनेक्ट हो रहे हो तो मैं कुछ होमवर्क भी प्रोवाइड करूंगा, अच्छी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसे करके आना है। ठीक है, बोलो जी। ये 20 का है, इसमें तो डायमेंशन फॉर्मूला है स्ट्रेस का। ये 21 का है, ई वाई जी का डायमेंशन पूछा है। देखो ये 19 का है, सिर्फ क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान से देखिएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हूं, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब सेम है। ये क्या कह रहा है कि रिलायबल मतलब सर्टेन डिजिट। यहां से जैसे अगर आप ये देखेंगे तो क्या है हमारा 1.62 है। ठीक है, तो जो अगर आप मेजर करोगे किसी चीज को जैसे टाइम को, तो ये लास्ट डिजिट में ही गलत होने की संभावना होती है, उसे बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। समझे कि नहीं, और उसके पहले वाले ये दोनों सर्टेन डिजिट होता है, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो टोटल नंबर इसमें कितने, टोटल डिजिट कितने होंगे, 2 डिजिट हमारा रिलायबल है मतलब सर्टेन डिजिट है, और एक जो है हमारा अनसर्टेन डिजिट है। टोटल डिजिट्स कितने हुए, 3। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लिखेंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अभी मैं रूल्स भी डिस्कस कर दूंगा। अगर मैं किसी लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो लास्ट वाले डिजिट में, जैसे ये है 2.875 सेंटीमीटर, तो लास्ट वाला डिजिट में ही गलत होने की प्रोबेबिलिटी होता है, उसे बोलते हैं हम लोग अनसर्टेन डिजिट। उसके पहले वाले डिजिट फिक्स होता है, उसे बोलते हैं सर्टेन डिजिट। तो टोटल डिजिट्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ये 3 सर्टेन डिजिट्स है और ये एक अनसर्टेन डिजिट है।
टोटल डिजिट्स कितने हुए 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गया 4। तो ये बेसिक फंडामेंटल पे भी सवाल आता है आपसे, ठीक है, इसे आप आराम से समझ सकते हो। इसमें एक पॉइंट्स मैं लिखा हूं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो भाई ये लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। जैसे अगर आपके पास मैं सिंपल डिस्कस भी कर दे रहा हूं, आपने एमएम स्केल पढ़ा होगा, नॉर्मल स्केल, उसके बाद आपने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा होगा, तो वर्नियर कैलिपर्स में आप लीस्ट काउंट निकाले होंगे, तो 0.01 सेंटीमीटर आया होगा। उसके बाद स्क्रू गॉज पढ़े होंगे, इसके लिस्ट काउंट निकाले होंगे, 0.001 सेंटीमीटर आया होगा, समझे कि नहीं। मतलब ये कह रहा है कि जिसके लिस्ट काउंट जो होगा हमारा, लिस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा हमारा प्रिसीजन। तो इस पर मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा, बेसिक फंडामेंटल। तो इसके एग्जांपल अभी मैं समझा देता हूं, जैसे मैं आपको वॉच से समझा देता हूं। इस पे स्टेटमेंट के सवाल, इधर की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं देखूंगा पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखोगे तो बेसिक फंडामेंटल के सवाल आए हैं, है ना। इसमें क्या है जी कि अगर आपके पास सिर्फ आवर्स वाले हैंड हो तो ये सिर्फ क्या बजाएगा, अगर मान लीजिए या तो ये 10 बजे बताएगा टाइम, या तो 11 ओ क्लॉक बताएगा, या तो 12 ओ क्लॉक बताएगा। मतलब ये मिनट्स अगर इसमें हैंड नहीं है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर या तो 11, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसे मान लीजिए 12 लिख दे रहा हूं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे, सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया हमारा 2। लेकिन इसमें मिनट्स वाला हैंड लगा लेंगे तो जैसे 12 आवर्स 23 मिनट्स, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप देखेंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। इसमें सेकेंड वाला भी हैंड्स लगा देते हैं, तो 12 आवर 23 मिनट 11 सेकेंड, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा हमारा 6। यानी जिसके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है वो इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज है। क्या है, मोर प्रिसाइज है। वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है कि नहीं वो सेकेंडरी बात है, लेकिन प्रिसाइज की बात करेंगे तो मोर प्रिसाइज है। तो अब सोचिए, अगर हमारे पास कोई डिवाइस है 2.1 सेंटीमीटर तक मेजर करता है, हमारे पास कोई डिवाइस है 2.2 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा है, हमारे पास डिवाइस है 2.356 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा है, दशमलव के 3 डिजिट तक सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, यानी ये छोटे से छोटे जो गैप होगा उसको भी आसानी से मेजर कर सकता है। तो ये मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर मैं इस तरीके के स्केल की बात करूंगा तो लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इस तरीके का स्केल का अगर लिस्ट काउंट करेंगे तो दशमलव के 2 डिजिट 0.01 सेंटीमीटर, इस तरीके की डिवाइस की बात करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग नॉर्मल स्केल या एमएम स्केल बोलते हैं, इसको वर्नियर कैलिपर्स और इसको स्क्रू गॉज। इतने जो है आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लेकिन थ्योरी याद रखे रहना, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है उसका प्रिसीजन लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हूं कि द चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन द मेजरमेंट। ये बहुत दोनों पॉइंट से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्या है इसमें जी कि अगर किसी का यूनिट कन्वर्जन कर देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, केयरफुली इस समझ लीजिएगा। इधर का थ्योरी थोड़ा डीपली डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो दो बात समझ में आया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये है तो पूरा एनसीईआरटी का, ध्यान रखे रहिएगा। मतलब रूल्स यहां से फाइंड है, समझे कि नहीं। रूल्स का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए रूल्स होता है, उसमें ये सब बुक में जैसे है एज इट इज बुक ही है, लेकिन बस पॉइंट बना दे रहा हूं। ये कह रहा है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 6 8 9 ऐसे है तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर करेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, समझे। मतलब ये पॉइंट्स लिखा है। दूसरा कह रहा है ऑल द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इट है। मतलब कहाँ पे डेसिमल है कहाँ पे, उससे नहीं मतलब है। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डिजिट है और इसके बीच में जीरो है, उसके बाद 3 है, इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2.3 अगर ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। डेसिमल हो या ना हो इसमें कोई टेंशन
नहीं लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, मैं पॉइंट अब रीड नहीं करूंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड वाला पॉइंट कर, अगर कोई छोटी वैल्यू हो एक से, जैसे 0.001, ठीक है, ऐसे मैं ले लेता हूं 208 ऐसे, इसमें तो कुछ और एग्जांपल दिया, मैं अपनी मर्जी से लिख दिया। इधर वाले जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन डिजिट के बाद जो जीरो आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा। तो इतने आसान भी सवाल आ सकता है, पैसेंस रखिएगा, ये नहीं कि इसे इग्नोर कर दे रहे हो, सोच रहे हो आएगा नहीं, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स अक्सर यूज होगा इसलिए मैं लिखा हूं टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, समझे कि नहीं, मैं इसे हाईलाइट ही कर दे रहा हूं, पता चले ये टर्म बना के स्टेटमेंट पूछ ले ये लोग, ठीक है। वैसे तो आपके रूल पता होंगे, लेकिन ये टर्म्स यूज कर लेगा तो आपको लगेगा ये कौन सा है। ट्रेलिंग जीरो हमें लगता है टर्मिनल तो नहीं यूज करेगा, एग्जाम में अगर स्टेटमेंट बनाएगा तो ट्रेलिंग जीरो वर्ड यूज कर सकता है। ट्रेलिंग जीरो जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है कि नहीं, मान लो ऐसा बना दिया तो दिमाग में आना चाहिए कि ट्रेलिंग जीरो एरर का मतलब क्या है, मतलब होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जैसे 1 2 3 मीटर है हमारे पास, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 मीटर है, मैंने इसको यूनिट कन्वर्ट किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 जीरो आ गया, फिर इसको mm में कन्वर्ट किया तो 3 जीरो आ गया। यहाँ पे मैंने यूनिट का कन्वर्जन किया हूं, इसलिए दोनों पॉइंट पहले ही डिस्कस कर दिया था कि यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। यानी ये जो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो एरर, इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते हैं, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा हमारा 3 होगा, समझे कि नहीं। यानी ये भी बात समझ में आया कि यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, ट्रेलिंग जीरो एरर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ट्रेलिंग जीरो एरर मतलब किसी डिजिट के बाद अगर जीरो आता है विदाउट डेसिमल, ध्यान दीजिए, विदाउट डेसिमल, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में देखो इसमें आ गया है कि 0.0, उसके बाद ये देखो जीरो आया है लेकिन यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। तो आप इसे चाहो तो कहीं नोट कर सकते हो, समझे कि नहीं। इसके एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर ऐसे नोट कर सकते हो, कितना था जी, 1 2 3 मीटर, यही था ना, 1 2 3 मीटर, 1 2 3, 1 2 3, 2 जीरो सेंटीमीटर में आ जाएगा, mm में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, mm में आ गया। यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके जो है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, कितने होंगे हमारे, 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो, बोलो जी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का कर लो वही सब 3.500 है, अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर को 3.500 है, यानी ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। अगर हमारे पास ऐसा 0.0, कितने जीरो लिया है जी, 1 जीरो, 6900, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये पैराग्राफ मत नोट करिए, मैं जो एग्जाम्पल्स बता रहा हूं उसे अंडरस्टैंड मतलब समझ के कहीं पे नोट डाउन कर लो, काम हो जाएगा आपका, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में, क्या, इस तरीके से कि 4.700 मीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को mm में। तो आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेसिमल यहाँ जाएगा, mm में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो यहाँ जाएगा, यानी ये डेसिमल जो है आप देख रहे हो हट गया, किलोमीटर में ये लिखे। तो इसका मतलब ये बन नहीं गया पीछे वाला, ये लगेगा कि ये ट्रेलिंग जीरो एरर है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां लगेगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, और यहां पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है कि बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं देख के रिपीट जरूर करूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा ऐसा कंफ्यूजन न हो, इसके लिए इसमें देखो, इसमें यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आएगा। एक बात क्या नोट कर लेना कि अगर किसी सवाल में जिस यूनिट में क्वेश्चन में पहले गिवन है
वही हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यूनिट कन्वर्ट करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले कितना दिया था वही सिग्निफिकेंट फिगर हम लास्ट में डिफाइन करेंगे, उतने ही टर्म्स में आंसर लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखे रहिएगा, कहीं नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कंफ्यूजन खत्म करने का, तो उसका एक टर्म्स है साइंटिफिक नोटेशन। क्या है जी? साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि जैसे ये हमारा है, इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर करना है तो 10 की पावर 2, अब मीटर को एमएम में करना है तो 10 की पावर 3, मीटर को किलोमीटर में करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं डालता है। देखो यहाँ पर है 4.700, 4.700, 4.700, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो सब में 4 ही रहेगा। तो एनसीईआरटी में ऐसा एक्सप्लेन किया है कि आप ऐसे याद रखो, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पता चले आप डेसिमल हटा दे रहे हो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, मेरी बात समझे। अब इसमें जो है, अब ये सारे टर्म्स जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म्स है, इसको भी समझ लीजिएगा कि जैसे ये 2 को एग्जैक्ट नंबर बोल रहा है, मतलब जैसे पाई होता है, 2 एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं, 2.0000, चाहे जितना जीरो लगा लो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस जीरो का मैथमेटिकली मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में मीनिंग होता है। इस तरीके से कोई अगर कोई इंटीजर है या पाई पाई की वैल्यू 3.14 एग्जैक्ट तो आता नहीं है, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग इनफाइनाइट काउंट करते हैं। कितना काउंट करते हैं जी? इनफाइनाइट। तो ऐसा एनसीईआरटी में डिफाइन किया है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो चीज ध्यान रखिएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल आपको जनरली याद होना चाहिए। मैं एक बार समरी आपको बता दे रहा हूं। मैंने क्या बताया था जी? नोट यहां लिखिए, सिंपल। हमने कहा कि अगर 1 2 3 है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। अगर मैं 1 2 0 3 करेंगे तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। हम कहते हैं 0.0012 करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है? 2 होता है, ये जीरो काउंट नहीं होता है। अगर मैं 1200 लिखता हूं तो ये जीरो हमारा काउंट नहीं होता है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते हैं? 2। सिर्फ डिजिट काउंट कर रहा हूं। लेकिन 1.200 कर देते हैं, डेसिमल लगा के फिर जीरो लेते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है? 4, ठीक है। और एक और पॉइंट था, यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि 10 की पावर में करिएगा, 10 की पावर में। अब इसका ऑपरेशन क्या है जी? जैसे अगर आपको ऐड करना हो 2.31 और मान लो ऐड करना 1.1, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों में, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा, मैं छोटी बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, 3.41 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आफ्टर डेसिमल इसमें कितना है? 2। इसमें आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है हमारा? 1। तो मिनिमम में लिखते हैं, तो मिनिमम कितना होगा जी? मिनिमम होगा 1। तो आंसर यहीं तक लिखना है। तो अब राउंड ऑफ भी अभी मैं सिखा दूंगा। इस 1 को हटाएंगे, 5 से कम है तो बगल में 3.4 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप सब्ट्रैक्शन में भी लगाइएगा। डिवीजन का कोई मैं कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 1.67 डिवाइडेड बाई 2.3 कर लेता हूं, 4.048 आया है। ध्यान से समझना, हमें क्या लिखना है इसमें, रूल अभी समझा रहा हूं मैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जी? इसके सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे 3 और इसके सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा कितना? 2। तो टोटल मिनिमम देखते हैं, इसमें आफ्टर डेसिमल देखते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट में, और इसमें क्या देखते हैं हम लोग? टोटल देखते हैं। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम कौन सा? इसमें भी मिनिमम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिनिमम में। तो मिनिमम 2। तो आंसर यहीं तक लिखना है। अब 4 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को हटाएंगे तो बगल में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से कम है, तो ये 4 मत लिख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आपको 4.0 लिखना है। 4.0 का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ध्यान से समझिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है आपका। इधर का नॉर्मल फंडामेंटल्स है, ये डिवाइड करके ऐसे बताया है।
ये कह रहा है कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में जो मैंने ऊपर डायरेक्ट समझाया हूं, यहां पर इस तरीके से समझाया है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो आंसर आपको किसमें लिखना है, 3 में। समझे कि नहीं, बोलो जी। इसने कहा था डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है इसका, ये डायरेक्ट बुक का है, इसने थ्योरी समझाया है, कह रहा है डिवाइड करने के बाद इतना आ रहा है, लेकिन आंसर लिखना है 3 में। तो इस 8 को हटाओगे, ये 5 से बड़ा है, तो बगल में एक ऐड कर दोगे तो 1.69 आंसर आएगा, 1.69। ये किसका है, डिवीजन का है। तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आप डायरेक्ट उसे अप्लाई करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये, मैं पीछे भी जो बताया ना 4.0 वाला कॉन्सेप्ट, उस सब चीज पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो यहां से थोड़ा गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको जो लोग भी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें या इसको हाईलाइट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, ये एनसीईआरटी में ही दिया है, ये सब कुछ लगभग थ्योरी एनसीईआरटी से ही बताता हूँ। इसको नॉर्मली ऐड करा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये दशमलव के बाद कितना है, 2 डिजिट है, दशमलव के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर, दशमलव के बाद 3। आंसर इसमें 2 है, इसमें 1 है, यहाँ 3 है, तो आंसर 1 तक लिखेंगे, सिर्फ यहीं तक लिखना है। इस 2 को हटाओगे, ये 5 से कम है, तो बगल में कुछ भी नहीं करोगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा एनसीईआरटी का है। तो ये जो चीज है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, समझे बात को, बोलो जी। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो जी। अब देखिए इसको अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए इसको सबट्रैक्ट करोगे 0.307 और ये है 0.304। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा, तो ये आएगा हमारा। तो आंसर लिखते समय एक चीज का खास तौर से ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, क्या है, 0.03 अगर आप आंसर टिक कर देते हो तो आपका गलत हो जाएगा, समझे। देखो ध्यान से देखना, इसमें कह रहा हूं कि ये 0.03 है हमारा, ये मीटर आ गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्यों आंसर गलत है, क्योंकि इधर वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता नहीं है, तो इसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 1, जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर बहुत प्यारा और सिस्टमेटिक सवाल इन फ्यूचर अगर बनाएगा नीट में भी, तो यहाँ पे गलत हो जाता है बच्चों से, और गलत होगा तो -1 नंबर लगेगा, लोगों को लगेगा कि सही किए हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ लोग, इसको लिखा जा सकता है 3 × 10 की पावर -3 लिख 1 2 3 -3 लिख सकते हैं, इतना मीटर, तब भी गलत है। मतलब इस चीज को ध्यान देना है कि सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद कितना है, 3, तो आंसर भी 3 में ही लिखना है। पता, इतना बारीक से एनसीईआरटी कोई रीड नहीं करना चाहता है थ्योरी, और इसलिए थ्योरी वाले आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है बच्चों से। तो इसको एक्चुअल में आंसर कैसे लिखना है, 3.00, यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन कर दिया फाइनली, इसको हम फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे 3.00 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारा जो है 3 होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, है ना, बोलो जी। राउंड ऑफ कैसे करते हैं जी, इस 6 को अगर मुझे हटाना है तो बगल में हमारा 4 है, तो 6 5 से बड़ा है, यानी 6 को हटाना था, और ये क्या है 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करते समय क्या ध्यान देना है कि ये हटा, यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 जो है 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 2.75 हो जाएगा। ये जो 3 है हमारा 3, इसको हटाना है, ये 5 से कम है तो 2.74 होगा, इस बगल वाले 4 में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये है 2.74, इवन में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 2.74 ही रहेगा। यहाँ 5 को अगर रिप्लेस करेंगे, बगल में ऑड है तो एक चेंज कर देंगे, तो 2.73 के जगह 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर कंफ्यूजन ना हो आपको, ध्यान से देखना। अगर 5 को ही हटाना है, 5 से बड़ी वैल्यू हटाना तो नहीं टेंशन है, 5 से छोटी वैल्यू हटाना है तब भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों, अगर 5 से बड़ा होगा तो बगल में एक ऐड कर देंगे, 5 से छोटा है, जैसे 3 छोटा है, तो बगल में कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 को ही हटाना है तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बगल वाला इवन है तो नो चेंज, ठीक है, ऑड होगा तो एक ऐड कर देंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं इवन, तो नो चेंज,
भूल मत जाना। अगर ऑड है तो +1 ऐड कर देंगे, ध्यान से समझना, +1 हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, लेकिन ऐसे मान लो कर दे 2.7451 2.7352 कुछ भी ले लो। अगर इस 5 के बाद कोई डिजिट आ जाता है तो कोई इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। फिर लगेगा कब सर? लगेगा तब जब जिस 5 को हटाना है उसके बाद कोई डिजिट न हो या 0 हो। तो ये रूल कब लगेगा? मतलब 5 के बाद, आफ्टर 5 नो डिजिट और 0, अगर हो भी तो 0। आफ्टर 5 नो डिजिट, कोई डिजिट ना हो या 0 हो तब ये कॉन्सेप्ट लगाना, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमेशा एक ऐड करेंगे, अदरवाइज हमेशा एक ऐड करेंगे इसमें। तो 2.75 भी हो जाएगा, ये 2.73 हो जाएगा। इस 5 को हटाएंगे, बगल में एक ऐड करेंगे, इस 5 को हटाएंगे, बगल में एक ऐड करेंगे। इवन ऑड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा, तो इसलिए पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है, करना है, 2 क्वेश्चन में भेजूंगा, आपको करना रहेगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का मैं थ्योरी बुक से करा रहा था और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक का सवाल है, तो लगभग आपको सेम दिखेगा। अगर इसमें हम आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लें तो नहीं बता पाओगे क्या? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बताओगे जी? ये तो 0 काउंट नहीं होगा, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कभी कभी आपको लगेगा इतना आसान, कोई कोई सवाल आसान भी आता है, तो सीखते समय 0 से कठिन तक के सारे सीख लो, ताकि मेंटली रेडी रहो कि कोई भी सवाल आए तो मैं करूंगा जरूर, ठीक है। अगर मैं इसमें चलूं इसे ऐड करने वाला, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था और एग्जाम्पलर्स में क्वेश्चन बना के ऐड कर दिया है ना। तो इसको सोल्व नहीं करना, इसका मैं तरीका बताऊंगा। ये दशमलव के 2 डिजिट तक, ये 1 डिजिट तक और ये 3 डिजिट तक, तो दशमलव के 1 डिजिट तक आंसर लिखना है। ये इसमें लिखा है 3 तक, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 इसमें 2, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आप घर पे सॉल्व भी कर लीजिएगा, चेक कैसे करना है। 436.32, उसके बाद कितना है 227.2, उसके बाद कितना है जी 0.301, इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आएगा 663.821, लेकिन ये ऐड करने में अच्छा खासा टाइम जा सकता है। अगर वेरी गुड, ये इसमें एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, क्या? जैसे ये दशमलव के 1 डिजिट तक एक ही ऑप्शन में है, अगर एक और ऑप्शन में होता तब आपका मजबूरी है, आपको ऐड करना ही पड़ता। ऐड करने के बाद ही पता चलता कि कौन सा वाला सही है। यही में 663.8 है, एक और ऑप्शन होता 663.7 कर देता, तो आपको कैसे पता चला 7 वाला सही है कि 8 वाला? क्योंकि एक बार नीट के एग्जाम में मणिपुर वाले में ऐसा पूछ लिया था, 2 ऑप्शन में बिना सॉल्व किए होगा ही नहीं। मतलब मैक्सिमम जगह ये तरीका आपका मैच कर जाएगा। मैं ठीक है, अब जैसे मान लो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, इसमें कह रहा द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मास इतना दिया है और वॉल्यूम इतना दिया, रेस्पेक्टिवली द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास 4.237 डिवाइडेड बाय कितना है 2.5। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आंसर 2 में लिखना है। तो आंसर में एक बार चलते हैं, आंसर में 2 में दिखा मिल रहा है सी ऑप्शन, तो टिक करो। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 4 आएगा, तो 2 वाला सही हो गया ना। हाँ, अगर 1.7 के जैसा एक दो और ऑप्शन अगर पेपर में दे देगा तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर अगर देखा हूं उसमें नहीं ऐसा देता। जेई के सवाल भी अगर पूछता है ऐसा तो ऑप्शन दे देता है डायरेक्टली कि इस ऑब्जर्वेशन से आप आंसर को टिक कर सको, है ना। बोलो जी। अब देखो ये राउंड ऑफ करना है 5 वाला, ठीक है। तो अब बताओ इस 5 को हटाओगे तो बगल में इवन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो 2.74 हो गया। ये ऑड है तो एक ऐड कर दोगे तो 2.74 हो गया, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सवाल लगाओगे तो हो सकता है कि आपको काफी इजी भी लगे, किसी किसी चैप्टर को आपको टफ लग सकता है, लेकिन उसमें भी जो सब्जेक्टिव सवाल है वो थोड़ा सा कठिन है, और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन भी थोड़े ठीक ठाक है। मैं ओनली 1 करेक्ट वाले पेस्ट किया हूं, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूं, देखो ये पूछ लिया, ये मणिपुर में पूछा, यही कह रहे थे।
अब ये जो है 3.33 और 3.32 दो दे दिया है। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। कह रहा द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बॉब व्हेन मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर्स एल्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द मीन डायमीटर अप्रोक्सीमेट, मीन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, कितना है जी 3.33, 3.32, उसके बाद कितना है जी 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32, कितना दिया था 1 2 3 4 5, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये मीन डायामीटर हो गया। तो इसको तो पता था कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, तो आंसर हम 3 में लिख देंगे, मिनिमम में लिखना है। ये 5 जो है इसी को तो बोल रहे थे कि ये एग्जैक्ट नंबर है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो सकता है, 5.0 5.00 5.00 5.0000 और बढ़ा सकते हो। तो ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 आएगा, नीचे इनफाइनाइट आएगा, तो मिनिमम में लिखना होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे हम लोग। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर एक ही ऑप्शन होता तब तो नहीं टेंशन होता, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, तो इस तरीके के सवाल को आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करने के बाद, ऐड करने के बाद, मैं ऐड करना नहीं चाह रहा था, इसे ऐड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो है इतना आ रहा है। ठीक है, अब ये 8 जो है 5, हमको आंसर तो पता चल गया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है, ये 8 5 से बड़ा है तो बगल में एक ऐड हो जाएगा तो 3.33 आएगा, तो यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप पेपर देने जा रहे हो तो हर जगह जो ट्रिकी अप्रोच है उसी से काम हो जाए, हो सकता है ना हो, इसीलिए आपको सारे तरीके सीख के जाना चाहिए एग्जाम में विदाउट एनी रिस्क, रिस्क लेके तैयारी नहीं करो, है ना। लिस्ट काउंट अगर मीटर स्केल का भी जस्ट पीछे बताया, इसका कितना होता है 0 पॉइंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, 0.020 इसमें होता है सेंटीमीटर, ये होता है इसका लिस्ट काउंट। समझे जनरली, बाकी इसे इंडिविजुअल भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को सिंपली डिफाइंड है, एरर के बारे में डिस्कस कर, ठीक है। यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल है, इसमें ना कंफ्यूज होना। जैसे इसमें क्या किया है, मैं एक बार एग्जांपल कहाँ है जी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया था 3.678 को, एक बार एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर, एक बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे मेजर किया तो आया 3.5 सेंटीमीटर, और इससे मेजर किया तो इसका आया 3.38 सेंटीमीटर। एक्यूरेट वैल्यू होता है कि जो ट्रू वैल्यू के पास में आए, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब ये कहानी रीड कर लेना, ये प्योर एनसीईआरटी का, उसके चक्कर में ना ये पूरा पैराग्राफ का मैं कंक्लूजन यहाँ बता रहा हूँ, इस पे फोकस करो। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिया है, ये इससे समझा है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझने का प्रयास किया है। इसका लिस्ट काउंट 0.1 है तो ये दशमलव के 1 ही डिजिट तक मेजर करेगा भाई। इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो दशमलव के 2 डिजिट तक मेजर करेगा। ये 3.5 है, ये 3.678 है और ये 3.38 है। ये बताओ 3.6 है ना, ये 3.3 और 3.5, तो ये मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है, तो मैं लिख देता हूं ये क्या मेजर किया है, मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज। वैसे ये बुक्स में देखोगे तो सब कुछ वही दिया है, लेस प्रिसाइज। इसी में अंडरलाइन कर दूं मैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्रिसाइज में लिख दे रहा हूं, प्रीसाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, ये देखो ये मोर एक्यूरेट नहीं है, लेस एक्यूरेट है, क्योंकि 3.36 से ये 3.3 आ रहा है, मतलब ये है लेस एक्यूरेट। क्या है, लेस एक्यूरेट। और क्या है जी, मोर प्रिसाइज। क्यों मोर प्रिसाइज क्यों है, मोर प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि ये दशमलव के 2 डिजिट तक मेजर कर रहा है, मतलब अच्छा मेजर करेगा। समझे कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। हमारे पास ये था, इसको मेजर करना था, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान देना, ठीक है। यही ये सब पैराग्राफ में पेस्टेड है। काफी स्लोली बताता तो इसे काफी टाइम लेता, लेकिन बस मेन कंक्लूजन यही है एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ का। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जो पैराग्राफ आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, उसका यही एक एग्जाम्पल से समझाया है, मोर एक्यूरेट। ठीक, उसके बाद क्या समझाया है जी, ये तो इंपॉर्टेंट है, एरर
एक सिस्टमेटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है। ये नाम जरूरी, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर की बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दूंगा मैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैं ये कहता हूँ सिंपल, हमारे पास एक स्केल है, मान लो छोटा सा स्केल का छोटा सा आगे वाला पोर्शन अगर टूट जाए, फिर भी हम उसे मेजर कर लेते हैं, पता रहता है कि 2 सेंटीमीटर टूट चुका है, तो हम जहां से मेजर करते हैं उतना सेंटीमीटर बाद में सबट्रैक्ट कर देते हैं। यानी इस तरीके का एरर हमको पहले से पता है, तो उसको बोलेंगे नोन एरर। यानी सिस्टमेटिक एरर का मतलब नोन एरर, क्या जी, नोन एरर, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजर यूज कर रहे हो उसमें प्रॉपर सेट नहीं किए हो, या किसी इंस्ट्रूमेंट का नट बोल्ट ढीला है, इस वजह से कोई इशू आ रहा है, उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। का मतलब क्या है, आपकी कुछ हैबिट है कि आप उसे प्रॉपर अपनी मतलब या लैक ऑफ जो भी एक्सपेरिमेंट बच्चा कर रहा है उसकी वजह से अगर कोई होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरर, ठीक है। रैंडम एरर ये है कि अगर कोई बच्चा लैब में गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहा है, एक बार उसने कैलकुलेट किया तो 9.7 समथिंग कुछ आया, अगली बार 9.6 समथिंग कुछ आ गया, तो मतलब अगली बार किया तो फिर कुछ और आ गया। मतलब सब कुछ सेम है, ऑपरेटर्स सब सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगली बार कुछ और, अगली बार कुछ और आ रहा है, जो उसको पता नहीं है, कैलकुलेट करने के बाद पता चल रहा है। इस तरीके के एरर को बोलते हैं रैंडम एरर, मतलब ये पता नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अननोन एरर। क्या बोलते हैं जी, अननोन एरर, ध्यान देना, ठीक है। अननोन एरर को क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करके उसकी मीन वैल्यू निकाल के उसको एरर को मिनिमाइज करते हैं। ध्यान रखना, इसमें एरर को मिनिमाइज क्या करेंगे, पहले से पता है, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस पे बेस्ड ऑन भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है आजकल। देखो जैसे मैं यहाँ पे सब कुछ ये तो एनसीईआरटी से ही पेस्ट किया हूँ। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, नोन एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसका एग्जांपल ये मैंने ऑर्डिनरी स्केल का बताया हूँ, वर्न एट द वन एंड, समझे कि नहीं। तो इसमें वर्नियर कैलिपर्स का भी मैंने पेस्ट किया हूँ। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का आपका ये जीरो और ये जीरो अगर कॉन्साइड नहीं होता है इसे टच कराने के बाद, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स में। और जीरो एरर कैलकुलेट करने का हम टेक्निक सिखाएंगे, जीरो एरर अपने आप से निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इम्परफेक्शन, ये एग्जांपल एक बार देख लें, पर्सनल एरर, ठीक है। रैंडम एरर, रैंडम एरर, ये जितने पैराग्राफ है एक बार जनरली बेसिक थ्योरी आप ऐसे रीड कर लेना, क्योंकि थ्योरी से अंदर भी जैसे जो एग्जांपल, जितने एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल माइंड में भी होना चाहिए। जैसे ये देखो रैंडम एरर, तो मैंने वो क्या बोला कि इरेगुलर आए, द रैंडम एरर्स आर दोज एरर व्हिच ऑकर्स इरेगुलर एंड हेंस द रैंडमली विद द रेस्पेक्ट टू द साइन एंड साइज, ठीक है। इसका एग्जांपल नीचे लिखा हूं, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। अगर इसकी वजह से अगर हमारा कोई एरर आता है तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। जैसे नीट 2023 में एक सवाल पूछा, इसमें क्या पूछा, दी एरर द एरर इन द मेजरमेंट विच arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are, कौन सा होगा, रैंडम एरर। थ्योरी ध्यान से देखना, अगर आप थ्योरेटिकल सवाल देखने का प्रयास करोगे नीट या जेई के एग्जाम में तो एनसीईआरटी सही रहता है। हाँ कोई न्यूमेरिकल है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखे हो तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही हो जाएगा ना। लेकिन थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट जो है आपको एक बार नॉर्मली एनसीईआरटी से ही रीड आउट करना चाहिए, अलग से कहीं से नहीं पढ़ना चाहिए। देख रहे हो, सेम टू सेम एज इट इज, यही वाला पैराग्राफ तो लिखा है, ये वाले पैराग्राफ, यही वाली पैराग्राफ, यही वाली लाइन ही सवाल है। ये लिखा अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, और यही यहाँ पे लिखा है, ये कौन से एरर का है, रैंडम एरर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहीं पे लिखा है द एरर अराइज इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, तो रैंडम एरर हो गया। तो ये बेसिक फंडामेंटल के सवाल होते हैं ना। जो पार्ट मैं थ्योरी खुद कंसीडर करूंगा, जितने में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वो जरूर एक बार रीड आउट कर लेना, मेरी बात समझे। सारे चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगा, कहीं कहीं जहां जहां जरूरत होगा सारे चैप्टर में थ्योरेटिकल जो पोर्शन होगा। अब जैसे आप एवरेज वेलोसिटी, जैसे अभी हम काइनेमेटिक्स यूज करेंगे तो उसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल से आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें थ्योरी के लाइन से सवाल पूछ दे रहा है, इसलिए इसे हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहा हूँ, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हो सकता अगला लेक्चर 2-2 में ही फिनिश हो जाए, ठीक है। मतलब इसे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता था, डायरेक्ट भी नहीं जा सकता था, मैं तो वैसे तो काफी फास्ट हो जाता,
ठीक है। अब देखिए इधर के बेसिक फंडामेंटल्स का मैं बात करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां से एक चीज ध्यान रखे रहना, ये यहां से मुझे लगता है अगर ये थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो इस पेज से थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है, तो ये थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा यहाँ पे, उसके बाद बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मिलेगा, नहीं तो उधर टेंशन नहीं है। इसमें कह रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। मतलब स्मॉलेस्ट का कहने का मतलब अगर हमारे पास एक नॉर्मल स्केल कैसे बनाते हैं जी, यहाँ 0 लेते थे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो ये 1 सेंटीमीटर हो रहा था। तो इस एक एक डिवीजन ये 1 mm है, यही तो लिस्ट काउंट होता है। मतलब ये अगर नॉर्मल स्केल है, आप सेंटीमीटर में लिखे हो 0, ये 1 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन को 1 mm बोलते हैं। इसको मेजर करने में जो गलती होता है उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट। ध्यान से समझिएगा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है डिवीजन, अगर मैं mm स्केल की बात करूंगा तो 1 mm होता है। तो मीटर स्केल मतलब mm स्केल का जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर लिखा था, मतलब 1 mm होता है। ध्यान से समझिएगा, समझ रहे हो बात को। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, ऑल द रीडिंग्स आर मेजर्ड वैल्यू आर गुड, क्या है, ओनली अप टू दिस वैल्यू। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नॉर्मल स्केल है तो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर करेगा, वर्नियर कैलिपर्स है तो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करेगा, स्क्रू गॉज 0.01 सेंटीमीटर। ये दशमलव के 1 डिजिट तक सेंटीमीटर में, दशमलव के 2 डिजिट तक सेंटीमीटर में, और दशमलव के 3 डिजिट तक सेंटीमीटर में मेजर करेगा हमारा। मतलब अगर आप कहें कि आप नॉर्मल स्केल आप ले जो आप यूज करते हो, तो 2.12 सेंटीमीटर मेजर कर ले, तो इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। ध्यान से दी, ये कहने का मतलब ये है, ऑल द रीडिंग आर मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। जो लिस्ट काउंट जिसका जितना डिफाइंड होता है जिस इंस्ट्रूमेंट का, उतने डिजिट तक ही मेजर करेगा, उसके बाद वो मेजर नहीं कर पाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छा है ना। ये वाला पॉइंट और इंपॉर्टेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन मतलब कहीं कहीं पेपर में रिजोल्यूशन ही लिख के दे देता है, उसका मतलब होता है लिस्ट काउंट। क्या होता है? लिस्ट काउंट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ऐसा बुक में मैं तो बहुत बार बता चुका। स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट में भी बताया है 0.01 सेंटीमीटर। तो स्फेरोमीटर को कहीं मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में एक जगह मेंशन है, तो मैं लिस्ट काउंट लिख दिया हूं, हो सकता है कि पूछ ले डायरेक्ट, ठीक है। तो इधर के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसे इग्नोर नहीं करिएगा, मैं स्टार बना दे रहा हूं। ये पेज जरूरी है, आप सारे पॉइंट समझ के जाइएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट पे स्टार बनाया हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? द लीस्ट काउंट आर एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद इन अ लिमिटेड साइज, इट ऑकर्स विद द बोथ सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, अगर इस पे और भी डेप्थ में थ्योरी पूछेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, लिस्ट काउंट जो है अगर लिमिटेड साइज तक बात करेंगे तो ये किसका एरर होता है जी? रैंडम एरर का होता है, ठीक है। यानी सीधे सीधे लिस्ट काउंट जो है रैंडम एरर भी होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है। अगर मी और मी नोट करके अगर लगाता है तो ध्यान रखे रहना, ठीक है। रैंडम एरर, रैंडम एरर जो होता है वो पता नहीं होता है, ठीक। तो इस पे सवाल जो है पूछेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज दैट आप लैब में गए हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हो, ठीक है। मैं बेसिक फंडामेंटल बस इसमें समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है हमारा कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो जी की वैल्यू कितना होता है जी? 9.8। आपने लैब में मेजर किया, जी डैश आया 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेल्टा जी अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा जी माइनस जी डैश, तो 9.8 माइनस 9.7, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं जी? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू।
या एग्जैक्ट जो वैल्यू दिया था इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं जी? मेजर्ड। इसी को तो मेजर किए एक्सपेरिमेंट में जाके, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर्ड वैल्यू। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से तो एक सवाल न्यूमेरिकली 100% आता है, तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना। बोलो जी। लेकिन ये चीज समझ लेना, यानी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बना? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एनसीईआरटी में मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू किया और मॉड लगा दिया, क्योंकि एरर माइनस में तो होगा नहीं, मतलब अगर किसी को जब ऐड करेंगे तब। अदरवाइज जैसे एरर को आप निकालोगे तो ये पॉजिटिव में भी एरर हो सकता है, नेगेटिव में भी एरर हो सकता है। जैसे अगर किसी को निकालोगे एरर को, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर मेजर करना था, हो सकता है आपका स्केल थोड़ा सा इधर चला जाए या हो सकता है इधर आ जाए। तो इसे कैसे लिखोगे? इसे लिख सकते हो, अगर मैं लिखूं अगर, तो इसे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अगर हमारा नॉर्मल स्केल एमएम स्केल, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर होगा, समझे। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो 2.1 सेंटीमीटर होगा और मिनिमम कितना आ जाएगा? 1.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे कि नहीं? बोलो। यानी स्केल पे कैसे इंडिकेट करते हैं जी? 1.9 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर, ये था हमारा 2। या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो एरर को हम लोग प्लस माइनस में भी लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अगर एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना होगा तो ट्रू वैल्यू निकालते नहीं है, कैसे करते हैं? लेट, आपने कितनी बार ऑब्जर्वेशन किया? 3 बार। मैं ले लेता हूं G1, G2 और G3, ठीक है। तो इसका मीन निकालेंगे आप, GN GM, ये हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाई 3। इसी को हम लोग मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू, ये होता है मीन वैल्यू। इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं जी? ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं, समझे। तो अगर आपको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है आपको, ध्यान से समझिएगा, तो डेल्टा जी से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा G1 माइनस GM, ठीक है। डेल्टा इसे 1 करना पड़ेगा। डेल्टा G2 निकालोगे तो ये हो जाएगा G2 माइनस GM। अगर डेल्टा G3 निकालोगे तो ये हो जाएगा G3 माइनस GM। ये है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तब जी, इसी पेज पे सब कुछ लिखता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना होगा तो सबको ऐड करते हैं, डेल्टा GM मीन, तो ये हो जाएगा डेल्टा G1 का मॉड, क्योंकि माइनस नहीं लेना है, डेल्टा G2 का मॉड प्लस डेल्टा G3 का मॉड डिवाइडेड बाई 3। अगर आपको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा GM डिवाइडेड बाई GM कर देंगे। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे जी? डेल्टा GM डिवाइडेड बाई GM इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू विद एरर लिखना है तो आप लिखेंगे GM प्लस माइनस डेल्टा GM, इस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइम पीरियड में पूछ सकता है या किसी अदर वैल्यू में भी पूछ सकता है, लेंथ में भी पूछ सकता है। तो ये ट्रू वैल्यू है, ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, और ये क्या है हमारा? एरर विद लिमिट्स। वैल्यू को लिखते हैं ट्रू वैल्यू विद एरर लिमिट। तो मैं एक लिख के दिखाता हूं, नोट। लेंथ आप देखे होगे L प्लस माइनस डेल्टा L करके लिखा गया रहता है। एरिया को देखोगे प्लस माइनस डेल्टा A करके लिखा गया होता है। V प्लस माइनस डेल्टा V करके लिखा गया रहता है। T प्लस माइनस डेल्टा T लिखा, मतलब ऐसे आपने देखेंगे क्वेश्चन में 2.0.1 सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब ये L है तो ये डेल्टा L है, ये ध्यान रखे रहना। तो मैंने क्या बोला? जो डेल्टा L है वो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, और डेल्टा L अपॉन L क्या है? रिलेटिव एरर है, ध्यान से समझना, रिलेटिव एरर है। अगर मैं करूं डेल्टा L डिवाइडेड बाई L इंटू 100 तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। और ये ऐसे देखोगे तो L प्लस माइनस डेल्टा LL, तो ये लेंथ विद एरर है, लेंथ विद एरर है, विद एरर है,
मतलब प्लस माइनस का मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। अभी जो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा था, यहाँ बता रहे थे नहीं, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। थोड़ा सा और टाइम लेंगे क्योंकि इसे फिनिश कर दे, क्योंकि आज के लेक्चर में यही इंक्लूडेड था। थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकालिएगा, किसी जगह निकालना होगा तो आप इस सिंबल को समझ सकते हो। अब इसमें एक छोटा सा टर्म समझना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या जी? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अगर हम लोग करेंगे, यहां भी वही कॉन्सेप्ट कि आप क्या कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक तो पावर भी आता है, तो मैं सब सिखाता हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यहीं पे सिखा देता हूं। जैसे हमारे पास अगर लेंथ हमारा है 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L1 है, L2 हमारा है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉइस जा रहा है ना? अगर कोई इशू होगा तो एक बार बता जरूर दीजिएगा। मैं थोड़ा हल्का सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि मैं जो थोड़े टाइम में ही फिनिश करना है इसे, ठीक है। इसको L1 प्लस L2 करना होगा मुझे, तो 20 और 10, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ऐड होगा। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 प्लस माइनस 0.1 और 0.1 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट एरर है। अगर मुझे L1 माइनस L2 करना होगा तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस माइनस। इसमें मत सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा कि 0.1 माइनस 0.10, ये नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमेशा ऐड होगा। ये तो एरर है, तो ये 0.2 सेंटीमीटर होगा, समझे। तो आप लिख सकते हो एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। एरर ऑलवेज ऐड, ठीक है। मेरी बात समझे, एरर हमेशा और हमेशा ऐड होगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का समझाता हूं। अगर हमारे पास यहाँ कोई रेक्टेंगल है, ये L है, ये B है, तो एरिया कितना होता है, L इंटू बी। इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा A अपॉन ए, डेल्टा L अपॉन एल, डेल्टा B अपॉन बी, ऐसे लिखते हैं। बीच में इक्वल करना है और यहाँ प्लस करना है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। ये रिलेटिव एरर में आ गया। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा A अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा L अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन बी इंटू 100 हो जाएगा। समझे कि नहीं, बोलो जी। अगर हमारे पास क्या आ गया, अब इसी से हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे निकालोगे, डेल्टा ए, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, 100 कह रहा हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ए, और ए की वैल्यू किससे करोगे, एल इंटू बी से। ध्यान से समझना, बोलो जी। तो इसमें एक चीज और लिख सकते हो, एरिया को लिखना हो तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे, हो सकता है यही आंसर दिया हो, ऐसे, समझे। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। अगर मैं स्फीयर पे चलूंगा, स्फीयर, स्फीयर का वैल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई न तो इसका कोई यूनिट होगा, न तो कोई इसमें एरर होगा, ना इसमें को मेजर करेंगे। तो इसको लिखेंगे v में, डेल्टा v अपॉन v। तो इसे लिखेंगे डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा r अपॉन r और डेल्टा r अपॉन r। बीच में प्लस लगाएंगे, बीच में यहाँ इक्वल लगाएंगे, ये तीनों सेम तो है, तो 3 डेल्टा r अपॉन r कर सकते हैं, डेल्टा v अपॉन v। परसेंट में निकालना होगा तो डेल्टा v अपॉन वी इंटू 100 कर देंगे, और इधर 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बोलो जी। इस तरीके से हम लोग इसमें निकालते हैं, ठीक है। अगर इसी में सरफेस एरिया की बात करेगा तो सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे कोई मतलब तो है नहीं, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। अब एक चीज क्या ध्यान से समझना है, जो पावर है वो आगे आ जाता है, जो पावर है वो आगे आ जाता है, ध्यान से समझना। हो सकता है कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाता है कि एरिया में दिया हो, वैल्यूम में पूछ ले, तो वैल्यूम में कितना आया है, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर। समझे कि नहीं, एरिया में देके और इसमें वैल्यूम में पूछ ले, तो इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से डेल्टा आर अपॉन आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए को 1/2 करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, तो डेल्टा वी अपॉन वी। मान लो इसमें कितना दिया हो, जितना परसेंट दिया हो 2% तो रख दो,
परसेंट में भी निकाल सकते हो। हमारे कहने का मतलब हल्का सा थिंकिंग भी चेंज करना है। दिया किसी और में है, पूछा किसी और में है, क्या है आपने ये फॉर्मूला तो बना दिया लेकिन आर में दिया ही नहीं है, आप परेशान हो रहे हो फर्जी में। तो रिलेट करना भी आपको आना चाहिए इस तरीके से, समझे कि नहीं? बोलो जी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना टाइम हुआ जी, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, इसका लेंथ एल है, इसका रेडियस आर मान लेते, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर मुझे लिखना होगा तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, इसे हटाओ, 2 डेल्टा आर अपॉन आर, पावर आगे आ जाता है, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। परसेंट में करना होगा तो 100 से आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कर लोगे। इसी में अगर मैं डेंसिटी का पूछ दूंगा तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, तो इसको हटा दीजिए, इसको लिख सकेंगे डेल्टा रो अपॉन रो, परसेंट में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू 100, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, और बीच में माइनस कभी नहीं करना है, एरर हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा, हाँ पावर आगे आ जाता है, इसका पावर 2 है तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हो सकता है इस तरीके सवाल दे, मास, रेडियस और लेंथ, इसमें 1%, इसमें 1% और इसमें भी 1%, तो डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दिया है ना, एम में 1% का मतलब क्या होता है, डेल्टा एम एब्सोल्यूट एरर, एम से डिवाइड करेंगे रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर, ये दिया है 1%, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, ठीक है, ठीक है, कभी कंफ्यूज ना होना। इसमें कितना है, 1 1 1 रखो, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 4% हो जाएगा, सिंपल, कितना हो गया जी 4%। हो सकता है कि m की वैल्यू ऐसे दिया हो 20 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब ये m है तो ये डेल्टा m है। हो सकता है r दिया हो 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर मान लो, तो ये r है तो ये डेल्टा r है। हो सकता है l दिया हो 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये l है तो ये डेल्टा l है। अब देखो m डेल्टा r r डेल्टा l पता है तो रखो, आंसर पाओ। मतलब पूरा एनालिसिस थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत लेंदी लेक्चर से क्या फायदा। इस तरीके से यहाँ वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकालते हैं, लेकिन जब पावर वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसको तो हम ओरल करते हैं, है ना। जैसे जैसे मान लो ये सवाल है, इसको मुझे करना है, ये कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट मेजर द क्वांटिटी ABC द मेजर वैल्यू द परसेंटेज एरर 1 2 3 4% रेस्पेक्टिवली, द क्वांटिटी P स्केल फॉलोज एज दिस, ठीक है। तो एड ही तो करना है, अगर मैं इसका पहले मैट्रिक्स से बता देता हूँ, P की वैल्यू क्या है, a की पावर 3 b स्क्वायर अपॉन CD है, परसेंटेज एरर का मतलब एड ही तो करना है, तो यहाँ लिखो P B P A लिखेंगे नहीं ना, A B C D, A में कितना परसेंट है जी 1, B में 2, C में 3 और D में 4, इसको क्या करना, सिर्फ ऐड करना होता है, तो हर बच्चा करके आएगा, इसको गलती से मत छोड़िएगा। A की पावर कितना है 3 से मल्टीप्लाई करो, B की पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, C पे कोई पावर नहीं है, D पे कोई, सबको ऐड कर दो आपस में, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 3 3 6 और 4 10, तो 14% आएगा, कितना आएगा जी 14%, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नीट में ऐसे भी सवाल आते हैं, नीट में क्या जेई में भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसे तो नॉर्मली रहता है, वैसे जेई में भी बहुत बार पूछा है, नीट में भी बहुत बार पूछा है, तो इसे इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये बना कैसे, ऐसे ही तो बना, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएंगे, आप पेपर में ऐसे ही करना, यही तो मैं सिखा रहा हूँ, पावर आगे आ जाता है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 करेंगे, फिर इक्वल करेंगे 3, पावर आगे आ जाएगा 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 करेंगे, फिर 2 आगे आ जाएगा, पावर डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 करेंगे, इसमें कोई पावर नहीं है, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 करेंगे, फिर डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 करेंगे, ध्यान से समझना। तो ये फॉर्मूला बनाना ही पीछे मैं सिखाया हूँ, ये बेसिक फंडामेंटल है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब इजी है, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज और है इसमें, इससे अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल बनता है
तो ध्यान से समझना। क्या जी? इसमें ये एनसीईआरटी में दिया, हो सकता कभी एक एग्जांपल लिया है 9.58, इसको डिवाइड किया है तो इतना आया है। इसको देखा कि ये 2 डिजिट तक है तो सिग्निफिकेंट 3 डिजिट तक है तो 3 तक आंसर लिख लिया, समझे कि नहीं? लेकिन इसको मैंने फिर से वापस डिवाइड किया तो ये आया 9.62, यानी वो आंसर नहीं आया। इसमें मैंने एक डिजिट ज्यादा लिया, फिर डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 9.578। 7 को हटाओगे, नहीं 8 को हटाओगे, बगल में एक 9.58, 9.58। मतलब अगर इस तरीके की कोई वैल्यू है उसे डिवाइड कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ने बोला है उसका आंसर जो है एक डिजिट ज्यादा लेना है। मैं रीड भी कर दे रहा हूं। फाइनली रिमेंबर दैट द इंटरमीडिएट रिजल्ट मल्टी स्टेप, जैसे ज्यादा स्टेप का कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर significant figure in every measurement then the number of digit in the least precise measurement। समझे कि नहीं? अगर आपने मल्टीपल कैलकुलेशन हो, वैसे इतना डेप्थ में इनको पूछना नहीं चाहिए, बाई चांस पूछते हैं तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, कोई ये नहीं कह सकता कि आउट ऑफ सिलेबस है, समझे कि नहीं? तो ये पॉइंट भी आप माइंड में रखना। बोलो जी। अब इधर के सब बेसिक फंडामेंटल के सवाल है, जैसे मान लो एक सवाल मैं इसको करता हूं, ये एनसीईआरटी का 2.9 है। द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई सब दे दिया। देखो इसको वी है तो ये डेल्टा वी है, ये हमारा आई है तो ये हमारा डेल्टा आई है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? रेजिस्टेंस में पूछा है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। यही तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। बोलो जी। डेल्टा वी का मतलब जी 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, डेल्टा आई 0.2 डिवाइडेड बाई आई कितना है जी 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 100 से 100 कट गया, ये 5 आ गया, 10 इंटू 0.22 आ गया, तो ये कितना आ गया 7%। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाता है बेसिक फंडामेंटल का, आप इसे क्लियर करिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? इसके मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ एज इट इज। पहले एक चीज बताओ, आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ये भी करके आना है। जैसे ये देखो, ये एनसीईआरटी के बेसिक फंडामेंटल के सवाल है। क्या पूछा है जी? कैलकुलेट डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे मतलब T2 माइनस T1 अगर आपको करना होगा तो 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 प्लस माइनस, ये ना कभी सपरेट हुआ, 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया। द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर T1 दिस एंड T2 दिस, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द एरर T2 माइनस T1 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझना है कौन सा एरर है। जब भी मैंने एक और बार लिखता हूं, एक बार और ये समझाता हूं, कहाँ लिखा हूं जी, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू इन लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, ये एब्सोल्यूट एरर इन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन टेम्परेचर, या जो भी है टेंशन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एक बार दोबारा बताता हूं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन है ना, एक ऐसे मेरे ही एग्जाम से समझो, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज का मतलब आपके घर में एक घड़ी है और उसमें सिर्फ आवर्स वाला हैंड रहने दो, बाकी निकाल लो, और फिर आपसे कोई टाइम पूछे कि भैया कितना बज रहा है, तो 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक बताओगे, 10 ओ क्लॉक बताओगे या 11, बीच वाला नहीं बता पाओगे। यानी ये मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारा। लेकिन उसमें मैंने एक और मिनट वाला लगा देंगे तो ये थोड़ा और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और सेकेंड वाला लगा देंगे तो और प्रिसाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारा दशमलव के एक ही डिजिट तक मेजर कर रहा है, लेकिन ये दशमलव के 2 डिजिट तक मेजर कर रहा है, तो ये 2 डिजिट तक बारीक से बारीक वैल्यू को मेजर करेगा, तो ये मोर प्रिसाइज है और ये लेस प्रिसाइज है। और एक्यूरेट का मतलब ये है 3.6 है तो 3.6 आना चाहिए ना जी, ये 3.5 आ रहा है, ये 3.38 हमें गया नहीं, 3.3, तो ये लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब ट्रू वैल्यू, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, नोट डाउन कर लो, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मोर प्रिसाइज का मतलब कि कितने डिजिट तक वो मेजर कर रहा है, यानी लिस्ट काउंट से देखते हैं
या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से भी देखते हैं। एक बार दोबारा मुझे बताइए, आया या कुछ और रिपीट करूं? बोलो जी। एक बार सारे लेक्चर एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको खुद से करना होगा। देखो, अगर हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और इस लेंथ में इसकी वैल्यू कोई डिवाइस से मेजर करा गया है, ये आया है 3.869 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, मैंने इसको मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो एक बार आया 3.8 आया, एक बार मैंने किया तो 3.16 आया, एक बार मेजर किया तो 3.236 सेंटीमीटर आया। समझे? ध्यान से समझना, हमारे पास दशमलव के बाद, ये डेसिमल के बाद 8 आना चाहिए, इसमें 8 आया, बहुत बढ़िया है। डेसिमल के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 आ गया, ये नहीं आया। डेसिमल के बाद 8 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आ गया। यानी ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में कौन सा है? ये है, तो ये मोर एक्यूरेट है इन कंपेरिजन टू दीज वैल्यू। समझे कि नहीं? अब इसमें और इसमें कंपेरिजन करेंगे हम लोग, मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये 3.1 है, ध्यान से देखिएगा, या कोई वैल्यू यहाँ 4 कर लेते ज्यादा बेटर रहेगा। ये 3.4 है, 3.2 है, तो 3.4 जो है हमारा 3.8 के ज्यादा पास है, लेकिन 3.2 उसके पास नहीं है, तो ये इसके और इसके कंपैरिजन में ये मोर एक्यूरेट है। यानी मोर एक्यूरेट का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट ही है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब रही बात प्रिसीजन की, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आंसर है ये डेसिमल के 3 डिजिट तक है सेंटीमीटर में, तो ये तो भैया 3 डेसिमल तक एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका 0.01 सेंटीमीटर है, इसका 0.001 सेंटीमीटर है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट 8 के बाद मेजर नहीं कर पाएगा, यानी ये तो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, यानी लेस प्रिसीजन होगा ये। लेकिन ये दशमलव के 2 डिजिट तक है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो है, इसके कंपैरिजन में मोर प्रिसाइज हो गया। तो लेकिन इसके कंपैरिजन में ये दशमलव के 3 डिजिट तक मेजर करना था, लेकिन ये कर नहीं पाया, लेकिन ये कर रहा है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहा है, यानी मोर प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। अब जरा देखो, आया? बोलो जी। ऑर्डर देखो, ये मोर एक्यूरेट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो इसको मैं बोल देता हूं ए, बी और इसको सी। तो अगर मैं एक्यूरेट की बात करूं, एक्यूरेट या एक्यूरेसी लिख लेना, तो ऑर्डर होगा ए बी सी। अगर मैं प्रिसीजन का लिखूं, प्रिसाइज के लिए लिखूं, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? ए बी सी लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब भी नहीं आया, एक बार जरा देख लीजिए,